नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम कश्मीर में श्रीनगर में हैं। आप डल लेक का नज़ारा देखो, पहले फिर बताता हूँ कल रात को हम कहाँ पर रुके। मस्त लग रहा है ना। सुबह 8:30 बजे का टाइम है। सामने देखो जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, सबके ऊपर स्नो है। पिछले 3-4 दिन में ना इतनी बेस्ट विजिबिलिटी एक दिन भी नहीं थी जितनी बेस्ट विजिबिलिटी आज है। बहुत अच्छा फोटोग्राफी पॉइंट है ये जगह। शिकारा राइड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। देखो टूरिस्ट ऑलरेडी शिकारा में चलना स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कहाँ रुके। हम लोग इस हाउस बोट में रुके हैं। अभी मैं हाउस बोट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अंदर चल के थोड़ी सी दिखा देता हूँ हाउस बोट। पिछले वीडियो में ना मैंने हरीश बाली ट्रैवल्स में पूरा हाउस बोट का टूर दिया था कि अपने रूम्स वगैरह दिखाए थे, तो इसलिए मैं वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन ये बाहर का सेक्शन है। 3 रूम्स हैं यहाँ पर। ऑब्वियस है कि 3 रूम्स हैं तो 3 अलग अलग फैमिलीज उसको बुक करवा सकती हैं। और यहाँ पर आप बैठो, एंजॉय करो, हैव अ ग्रेट टाइम। चलो एक काम करते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग घूमने चल रहे हैं। पहले हम 2-2.5 घंटा यहाँ पे श्रीनगर में रहेंगे, उसके बाद हम लोग यूसमर्ग जाने वाले हैं। JKDDC की एक प्रॉपर्टी तो है हिमाल होटल, जहाँ पर हम रुके। आज मैं सोच रहा हूँ कि शिफ्ट करके ना दूसरी प्रॉपर्टी में चला जाऊँ जो चश्मे शाही में है। वो वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी मैंने बुकिंग नहीं करवाई, थोड़ा टाइम कम था तो मेरे को लगा कि ज़्यादा पास ही है, तो चल के ऑफलाइन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर बुकिंग मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वापस हिमाल आ जाएंगे। हाउस बोट में ना जो जनरल टैरिफ्स हैं वो 4,500-5,000 से स्टार्ट होते हैं। 5 और 8,000 के बीच में टैरिफ रहते हैं। ये जिस हाउस बोट में हम रुके हैं ये तो क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी है और मैं मेंबर हूं तो फिर बुकिंग मैंने करवा ली। तो डिफरेंट हो, हर किसी का अपना ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं हाउस बोट में रुकने में मज़ा नहीं है। मुझे लगता है कि मज़ा तो है, लेकिन एक दिन रुकने में। 4 दिन का बुकिंग कराएंगे तो थोड़ा आदमी बोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रुकने से ना आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। अब सोचो ना, आप यहाँ पर हो, सुबह आपका मन कर रहा है कि मैं 6:30 बजे डल लेक किनारे चलूँ, तो यहाँ से कैसे चलोगे? यहाँ से तो आपको पहले शिकारा पकड़ के उस पार जाना पड़ेगा ना। तो मोबिलिटी रुक जाती है, वो एक बिगेस्ट रीज़न है। एक दिन तो फिर भी ये जगह डिजर्व करती है। चलो जी, शिकारा में सामान रखा गया। हाँ, ड्राइवर को क्या बोलना है, कौन से घाट पे है? 16 नंबर पे। 16 नंबर पे। वेरी गुड, बड़े प्यारे फूल हैं। चलिए। इतनी सारी हमें स्नो दिख रही है, वो दिख रही है ना पहाड़ के ऊपर, वो हमें जून महीने में दिखेगी? जून नहीं उतना नहीं। कब तक रहेगी ये रहेगी खाली 10-15 दिन। अच्छा, मतलब समझ लो 10 मई तक। सर भाई साहब धन्यवाद। हाँ जी इरफान भाई, पहुंच गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज लगेज सारा ही हो गया हमारा। वेरी गुड। क्या लोकेशन है। अभी तो हमने गाड़ी रोकी है, मैं उतरा और मैं तो देख के दंग रह गया हूँ। कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पर नजदीक में ना गवर्नर बंगलो भी है। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर अंदर, शायद आधा किलोमीटर पे ही है। सो ब्यूटीफुल। और प्रॉपर्टी काफी बड़ी लग रही है। रिसेप्शन तो यहाँ पर है, अब बाकी रूम्स वगैरह कहाँ हैं, कॉटेजेस वहां दिख रहे हैं सामने। इधर क्या, एक बार देखें। अच्छा, ये कॉटेजेस नीचे भी हैं। सामने मैं रिसेप्शन में चल के ना चेक इन कर लेता हूँ। कॉटेज में चल के लगेज रखेंगे, फिर घूमने चलेंगे। हम ना पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमारी हट है। अगर पैदल ऊपर आना होता ना तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते। तो इसका मतलब अच्छी फैली हुई प्रॉपर्टी है पूरी। हट नंबर 222। एक रूम तो ये है।
मस्त है अपना, आपको खाना खाना है तो यहाँ पर बैठ के लंच डिनर करो। और एक रूम इस तरफ है। चश्मे शाही की जिस हट में हम रुक रहे हैं ना, इसका टैरिफ हमने दिया है 7,840 रुपया। मैंने भी पता लगाया है कि सिंगल रूम वाले, मतलब जिसके अंदर 2 लोग रह सकता है, ऐसे इनके पास 12 रूम है। ट्रिपल वाले इनके पास 12 है। और डबल बेड जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे इनके पास 60 रूम है। लेकिन ये सारी की सारी ना टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। टूरिस्ट के लिए ना एक लिमिटेड रूम्स ही हैं जो ओपन है, अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अब जैसे अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो इनके पास एज ऑफ टुडे सिर्फ 3 हट्स अवेलेबल हैं। और अभी 1 मई से वो 3 भी अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जम्मू से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। 6 महीना जम्मू रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 से ज़्यादा हट अवेलेबल नहीं होती। और अगर ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है फॉर सम रीज़न 10 तो ऑनलाइन ओपन कर देते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन आके आप चेक कर सकते हो। जैसे हम लाए हैं और चांस की बात हमें अवेलेबिलिटी मिल गई। चलो अभी लेट नहीं करते, घूमने चलते हैं। ₹24 पर पर्सन एंट्री टिकट लेके ना हम परी महल के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले तो देखो सीन बाहर का जो देखने को मिल रहा है ना, वर्ल्ड क्लास है, नेक्स्ट लेवल व्यू है। ऐसी जगह आके जब आप फिजिकली व्यू देखते हो ना, तो समझ में आता है कि आप कैसी जगह आ गए हो। 10 मिनट तो ऊपर आने में लग गए, पहाड़ के ऊपर आ रहे थे ना, और यहां से कितना दूर तक दिख रहा है वो। मिड 1600 में शाहजहां के बेटे दारा सिकों ने यहाँ पर परी महल बनवाया था। और बनवाने का पर्पस था सूफीज़म का टीचिंग्स। ऐसा बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर आपको 7 फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जहाँ से हमने एंटर किया है, 2 फ्लोर तो दिख रहे हैं ऐसा करके, 1 और 2। यहाँ पर नीचे गार्डन है, 1 फ्लोर ये हो गया। और कुछ लोग वहाँ सीढ़ियों से उतरकर नीचे भी जा रहे हैं। कमाल ही हो गया। परी महल की खूबसूरती ना, एक तो ऑब्वियसली आप एक पुराना मॉन्यूमेंट देख रहे हो जिसकी वॉल पे आर्चेज हैं, और दूसरी खूबसूरती है ब्यूटीफुल गार्डन्स जो यहां पर देख रहे हैं, और तीसरी खूबसूरती इस लोकेशन पे 4 चांद लगा देती है, वो है श्रीनगर का व्यू। दिस इज द प्लेस मैन। यही वो जगह है जिसको देख कर ना आप हैरान हो जाओगे। पिछले 7-8 दिन में अगर कोई एरियल व्यू मैंने सबसे बढ़िया देखा है तो वो ये मूवमेंट है परी महल से जो हम देख रहे हैं ना। यहां से हिल दिख रही है, टोटल ग्रीनरी। वो सामने पहाड़ के ऊपर कितनी सारी स्नो है, ये तो मॉर्निंग में भी हमने देखा। वो डल लेक, कुछ समय पहले हम हाउस बोट पे बैठकर स्नो देख रहे थे पहाड़ के ऊपर। कितनी बड़ी डल लेक है और कितना ऑसम व्यू है। सामने बादल कितने मस्त लग रहे हैं, इधर के पहाड़, इसका तो सीन ही अलग है। और देखो ना कितना देख पा रहे हैं पूरा घुमाकर, अति उत्तम, मजा आ गया। और हम बात कर रहे थे ना 7 फ्लोर्स है, तो मैं ऐसे काउंटिंग जैसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट समझने के लिए। अब देखो फ्लोर्स ऊपर के तो दिख रहे हैं ना, अब एक लेवल हम नीचे आ गए हैं। यहां से भी हमको 2 फ्लोर तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक वहां। ब्यूटीफुल गार्डन्स है, नीचे गोल्फ कोर्स है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। रॉयल स्प्रिंग करके गोल्फ कोर्स है यहाँ पर नीचे। तो मैं चाह रहा था मैं रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में जाकर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि कार्ट में बैठकर ना आप पूरा राइड कर सकते हो गोल्फ कोर्स के अंदर। ऐसी फैसिलिटी होती है, कोई 500 रुपये या 475 रुपये वो लोग लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, 2 लोगों का। तो कार्ट में आप जाओ, पूरा इंजॉय करो। ब्यूटी तो भाई माननी पड़ेगी। परी महल आके ना दिल खुश हो गया। इससे अच्छी हमारी आज के दिन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। यहां पर आने के लिए जो रास्ता खोलते हैं, ये खोलते हैं सुबह 10 बजे। शाम को 4:30 के बाद आप नहीं आ सकते। हम क्योंकि जेकेडीडीसी की प्रॉपर्टी में रुके हैं, तो आज रात को रुकेंगे, तो कल हम चाहें तो सुबह 7 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन जो बाहर रुके हुए हैं वो लोग नहीं आ सकते। मैं जेकेडीडीसी चश्मे शाही की बात कर रहा हूँ। एक बार आपको ना इस साइड से भी व्यू दिखाता हूँ। और कुछ देर पहले हम ना वहां से देख रहे थे, देखो, और अब थोड़ा सा ही आगे आए हैं, लेकिन नजरें कुछ और ही देख रही हैं। मतलब हर
ऐसा लग रहा है 20-30 मीटर में व्यू बदल रहा है। ये देखो, सो ब्यूटीफुल। तो बॉटम लाइन ये है कि आप जब श्रीनगर आओगे तो परी महल आपकी लिस्ट में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, परी महल आप सुबह के समय आओ, मतलब 10 बजे आओ, क्योंकि इससे पहले आप नहीं आ पाओगे। लेकिन 2 बजे 3 बजे अवॉइड करो, क्योंकि 2-3 बजे क्या होता है, यहाँ पे बहुत जैम सा लग जाता है। तो गाड़ी एक तो दूर खड़ी होगी, पैदल आना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि क्राउड ज़्यादा होगा तो आपको हो सकता है वो फोटोग्राफी करने को ना मिले, क्योंकि सब लोग तो सुबह 10 बजे नहीं आते ना, लोग कुछ और प्लान कर लेते हैं। चलो 10-1 मिनट यहाँ रुकते हैं, कुछ एक फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, फिर हम यहाँ से चल रहे हैं, चश्मे शाही रुकेंगे कुछ देर, और उसके बाद यूसमर्ग को निकलेंगे। लगभग 4 किलोमीटर का सफर करके ना अभी हम चश्मे शाही के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ गाड़ियां देख के आप अंदाजा लगा लो इस समय यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं। सामने से हमने ना 24 रुपए पर पर्सन की टिकट निकाल ली है। इधर से ऊपर चलेंगे। चश्मे शाही बहुत खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी जैसे थोड़ा सा हम ऊपर ही आए हैं ना, फाउंटेन अच्छे लग रहे हैं। चश्मे शाही और परी महल जो अभी हम देख कर आए ना, ये दोनों की कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने दारा शिकोह के लिए करवाई थी। परी महल की तो करवाई थी कि दारा शिकोह वहाँ पर रहकर एस्ट्रोलॉजी सीख सके। सोचो, एम्परर अपने बेटे के लिए एक गार्डन बनवाता है और एक मॉन्यूमेंट बनता है कि आप यहाँ बैठ के आप यहाँ रह के आप एस्ट्रोलॉजी सीखो। यहाँ पर टोटल 3 गार्डन्स हैं जिनको मुगल गार्डन क्या बोला जाता है। एक तो शालीमार बाग है जो सबसे बड़ा गार्डन है, उसके बाद निशात गार्डन, वो भी हमने देखा, और तीसरा गार्डन ये है। साइज़ में ये सबसे ज़्यादा छोटा है। अब मैं शालीमार बाग नहीं गया तो बोल नहीं सकता, लेकिन निशात गार्डन में खड़े होकर हमने ज़बरवान रेंज देखी थी बैकड्रॉप में। जगह की खास बात यही है कि आप बैकड्रॉप में ज़बरवान हिल रेंज देख सकते हो। कुछ देर पहले ना मैं यहाँ नीचे खड़ा हुआ था, मैं कह रहा था ना फाउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब कुछ सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर आ गए। यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर्स हैं। पहला तो फ्लोर ये हो गया, मतलब गाड़ी खड़ी करी और टिकट लेके हम यहाँ पे आए नीचे। सेकंड फ्लोर हो गया जहाँ अभी हम हैं। थर्ड फ्लोर वहाँ पर सामने है। वो थर्ड फ्लोर उतना हाइट पे नहीं है, लेकिन वो हट बनी हुई है ना, वो थर्ड फ्लोर पे है। अगर मैं इस जगह की खास बात करूँ जो हमने परी महल में नहीं देखा हो, तो वो बात ये है कि यहाँ पर ये चश्मे का पानी है, बेसिकली स्प्रिंग वाटर है। ये दिख रहा है, ये चीज़ परी महल में नहीं थी। परी महल में हमको फाउंटेन देखने को नहीं मिला। देखते हैं वो पानी का चश्मा जहाँ से पानी आ रहा है ना, वो आगे की तरफ है। मैं कह रहा था ना स्प्रिंग वाटर का सोर्स ऊपर है। ये जगह आप देख लीजिए, पानी यहाँ से आ रहा है। जो हम देख रहे हैं एक चैनल सा बना हुआ है, यहाँ से नीचे तक जाता है। लवली, नाइस प्लेस। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े होकर भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। इस जगह की जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो है ब्यूटीफुल गार्डन। स्प्रिंग वाटर जो चैनल से निकलता है, इसको देख के अच्छा लगता है, और बैकड्रॉप में ज़बरवान रेंज। चश्मे शाही से चलने से पहले यहां से एक बार एरियल व्यू देख लेते हैं। दूर से लग रहा था कि नीचे गार्डन नहीं होगा, लेकिन अभी इस तरफ आए ना तो यहाँ भी काफी लोग हैं। यहाँ पर भी काफी बड़ा गार्डन है। ये साइड तो मैंने पहले देखी ही नहीं थी। 12 बज चुके हैं। अब हमको जाना है यूसमर्ग। तो बेटर तो यही है कि श्रीनगर में करके ही चलें लंच, ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है। और ऊपर से क्या है, लंच किया हो ना तो सही रहता है, थोड़ा घूमने में मज़ा आता है। भूख लग रही हो तो फिर थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो जाती है। लंच करने के लिए ना हम पुष्पा पे ही आ गए हैं। पहले भी मैं एक बार यहाँ पर आया था, और
कृष्णा ढाबा भी यहीं पे नज़दीक में ही है सामने। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर ना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, बोलते हैं TRC। जैसे अब टूरिस्ट कोई आते हैं, उनको श्योर नहीं है कि रास्ता खुला होगा कहीं का। जैसे फॉर एग्जांपल गुरेज की बात कर लेते हैं, तो कायदे से हमको TRC चले जाना चाहिए, वो लोग हमको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो कश्मीर में किसी को कहीं पे भी सफ़र करना है, कुछ आपको मन में डाउट है, सवाल है, या जनरल टूरिज्म रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो TRC जा सकते हो। जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर पे TRC का एक बहुत बड़ा ऑफिस है। ये मैंने वैसे आपको जानकारी के लिए बताया। लंच में ना मैंने अपने लिए 2 चीज़ मंगाई है, दाल तड़का और ये है मशरूम मसाला। वैसे एक बात है, दाल तड़का का ना टेक्सचर अच्छा है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। दाल को ना बहुत ज़्यादा बॉईल किया है, मसाले हल्के रखे हैं, गरम गरम खा रहे हैं, मौसम ठंडा है। अच्छा लगा मेरे को यहाँ का ओवरऑल फूड अच्छा लगा, बिकॉज लास्ट टाइम आया था ना, तभी मेरे को मन था कि श्रीनगर से जाने से पहले मैं 1 मील यहाँ पर और खा लूँ और आज आ गए। दाल में मसाले बहुत हल्के थे, मशरूम में मसाले तेज हैं, फुल मसालेदार मशरूम है, नाम ही इसका ना मसाला मशरूम। गुड टेस्ट, मशरूम फ्रेश है, छोटे छोटे पीसेज हैं मशरूम के, ग्रेवी थिक है, बहुत खूब स्वाद है। समय हो गया 12:50। देखा जाए तो हम यूसमर्ग के लेट है, हमें कायदे से यहाँ से 12 बजे चले जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, और 10-15 मिनट में निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते में जो जो अच्छी लोकेशंस आएंगी गाड़ी रोक रोक के हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। यूसमर्ग के रास्ते पर चलते चलते हमने 1.25 घंटे का सफ़र किया और अब गाड़ी रोकी एक बड़ा अमेजिंग व्यू देखने के लिए। बहुत ही शानदार, सामने देखो बर्फ से ढके हुए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखने से कि जैसे ये पहाड़ हमसे केवल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 किलोमीटर होगा, कम से कम 15 किलोमीटर दूर होंगे। क्या बताऊँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर रुककर। अभी हम यूसमर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। पीछे 2-3 व्यू पॉइंट आए थे, वो हमने गाड़ी में बैठ के वहाँ से देख लिया, लेकिन सोचा रुकेंगे वहाँ पर जहाँ पर देखकर वाकई लगेगा कि ये व्यू पहले हमने पिछले 8 दिन में कभी नहीं देखा। ऐसी जगह रुकेंगे और रुक गए फाइनली यहाँ पर। ओए यार, खुद को मेरे को यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आधा घंटा ना घास पे बैठ जाए, मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन ना ले कि यूसमर्ग पहुँचेंगे क्या देखेंगे, सिर्फ यहीं पे घास में बैठे और इस अद्भुत नज़ारे को बार बार देखें, 5-10 अच्छी फोटोग्राफ्स निकालें। इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना मैं आपको बड़े कम शब्दों में बोलूँ तो मुझे बैठ कर ना बड़ी सुकून सी फीलिंग आ रही है। एक तो टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, तो उससे क्या है कि क्राउड नहीं है, और मुझे ऐसा कुछ लोगों ने श्रीनगर में बताया कि यूसमर्ग ना लोकल ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं। रीज़न नहीं पता मेरे को ऐसा क्यों है। मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करी, लेकिन एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला। बट अब देखो ना कितनी गजब जगह है। इस समय वेदर एकदम क्लियर है, विजिबिलिटी दूर दूर तक हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया। सूरज हमारे सिर के ऊपर है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही क्योंकि मौसम ठंडा है। बैठेंगे यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट, जी भर के इस व्यू को देखते हैं, फिर आगे यूसमर्ग को चलेंगे। हम यूसमर्ग पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई है। बड़ी सी पार्किंग स्पेस है, इधर भी है और वहाँ पर भी है। एक काम करते हैं, उधर चलते हैं और वहाँ चल के मीडोज देखेंगे।
वाह जी वाह, क्या बात है। क्या मस्त नज़ारा है और कितना बड़ा मीडोज है। ओए होए, यहाँ पर आके सोलांग वैली की याद आ गई। हिमाचल प्रदेश, टू एन एक्सटेंट खजियार, लेकिन खजियार का लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाकी मीडोज बहुत शानदार है। अभी जैसा हाइट से देख रहे हैं ना तो अच्छा भी लग रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट कम है, सारे के सारे टूरिस्ट उस तरफ है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो स्पेशल है। जब से मैं कश्मीर आया हूँ ना, मैं जब बहुत खूबसूरत व्यू देखता हूँ जो दिन में 3-3, 4-4 बार होता है, तो मेरे को लगता है ये बहुत डिफरेंट है। ऐसा व्यू तो पहले कभी देखा नहीं। अब यूसबर्ग आके भी ना ऐसा तो मुझे फील हो रहा है कि इस प्रकार के मीडोज मैंने देखे हैं पास्ट में, हैं हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ अलग है, मैं इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, वो है ये बहुत बड़ी जो वाटर रिजर्वायर है ना। एक तो वाटर रिजर्वायर मीडोज के साथ एज ए कॉम्बिनेशन, वो चीज़ अलग है। और उसके पीछे जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, ये हमें देखने में बहुत डिफरेंट लग रहा है। बड़ा यूनिक व्यू है। क्या बात है। यहाँ जो हट्स आपको दिख रही हैं, इधर भी है, ये भी हट है। इस तरफ को देखो, यहाँ पर भी 4-5 हट्स हैं। ये सारी JKDDC की प्रॉपर्टी है। अगर कोई यहाँ पर आके रहना चाहे, नाइट स्टे करना चाहे, तो आप कर सकते हो यहाँ पर। सुबह आप जब सो के उठोगे और अपने हट के बाहर बैठकर ये व्यू देखोगे तो कैसा लगेगा। अच्छा तो अभी भी लग रहा है, लेकिन सुबह कैसा लगेगा, अर्ली मॉर्निंग। फूड फॉर थॉट। लवली। अभी हम यहां से दूधगंगा देखने जा रहे हैं। रिवर है, 1 किलोमीटर तक तो हम गाड़ी पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा हमें 10 मिनट नीचे उतरना होगा पैदल। वहां से होकर जब वापस आएंगे ना, तब हम ये वाटर रिजर्वायर को नजदीक से देखेंगे, जो यहां से आधा किलोमीटर नीचे है। यूसबर्ग मीडोज के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब हम यहाँ पर पहुंचे ना, तो मैंने एक बहुत बड़ा मीडोज एरिया देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने आपको भी दिखाया। फिर हमने कहा चलो अभी हम दूधगंगा को चलते हैं। तो जैसे हम चले ना, तो मैंने देखा लेफ्ट राइट दोनों तरफ मीडोज थे, हम बीच में से निकल रहे थे। और स्पेशली हमारी एक तरफ तो बड़े बड़े मीडोज थे, ऊंचे पहाड़ की तरफ ऊपर जा रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे मीडोज हैं। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग भी और बहुत अलग भी है। अब हमने यहाँ पर कर दी अपनी गाड़ी खड़ी। मैंने बताया था ना 1-1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और दूधगंगा का ट्रैक यहाँ से है, तो अपने को ऐसे यहाँ से पैदल जाना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। अगर कोई नहीं चल सकता तो पोनी ले सकता है। चलो बढ़िया, आओ। अभी नीचे उतरते समय ना पता भी नहीं चल रहा कि मैं कितनी आसानी से उतर रहा हूँ। मतलब कदम पे कदम अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ जब ऊपर जाएंगे ना तब जान निकलेगी, क्योंकि एकदम स्टीप है। उतरते समय ऐसे उतर रहे हैं, चढ़ते समय भी उल्टा ही चढ़ेंगे। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है इस जगह, सूरज की रोशनी ना इस तरफ नहीं पहुँच पा रही। यहाँ पे बड़ा छोटा सा हिस्सा जहाँ पर सनलाइट पहुँच पा रही है, क्योंकि ट्रीज बहुत ज़्यादा डेंस है। लो जी, दूधगंगा का फर्स्ट व्यू। हमें वहाँ नदी के पास तक जाना है। ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे हमें ऊपर से यहाँ तक आने में, और 5 से 7 मिनट लगेंगे नदी के पास पहुँचने में। यहाँ खड़े होकर अच्छा लग रहा है ना। जो सीढ़ियों का रास्ता था ना, वो तो सही था। अब लास्ट का जो ये
5 मिनट के रास्ते से पत्थरों पे पाँव रखते रखते नीचे उतर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर रास्ता ही बना हो, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दिया, इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेफ्ट पाँव मेरा ना कीचड़ के अंदर चला गया, तो अब थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जा चुका है। चलो कोई बात नहीं। बहुत खूब, कितना मज़ा आ रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मैं किसी भी नदी के पास आता हूँ ना, तो मैं कितना भी थका हूँ ना, तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जनरली वाटर बॉडीज़ के पास, चाहे वो सी साइड हो, रिवर साइड हो, या कोई भी बड़ी सी लेक हो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। और जितने भी लोग इस समय यहाँ खड़े हुए हैं ना, सबके एक्साइटमेंट लेवल देखो, जगह जगह अलग अलग जगह खड़े हो के फोटो खिंचवा रहे हैं। वजह मज़ा आ रहा है सबको। पानी का बहाव अच्छा खासा तेज है। नदी का जो रास्ता है ना, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ टॉल पाइन ट्रीज है। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर 3-4 ईटरीज हैं, अगर कोई चाय पीना चाहे, अंडा खाना चाहे तो यहाँ पे बैठ के खा सकता है, चाय पी सकता है। और थोड़ा सा उस तरफ वो चलते हैं, वहां से भी व्यू देखते हैं कैसा आ रहा है। लो जी, अभी मैं अपनी पसंद की जगह पहुंच गया हूं। अब हम बैठेंगे यहां पर कम से कम 15 से 20 मिनट। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी मस्त जगह है। सही है, दूध गंगा रिवर व्यू मस्त एंजॉय किया। आते समय तो ना मस्ती में आराम से उतर के हम लोग 15 मिनट में नीचे पहुंच गए। अब असली स्टेमिना टेस्टिंग अब होगी। अभी ना पैदल चलते चलते हम जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ तक पहुँच गए हैं। मज़ा तो खूब आया, लेकिन चढ़ने में उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चढ़ने में सांस चढ़ गया मेरे को। ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे, मैंने बीच में ब्रेक नहीं मारी। मैंने कहा चलो चलते रहो, भले धीरे धीरे, लेकिन रुके बगैर चलो। चलो अब यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे। 1 किलोमीटर आगे जाकर जहाँ पे हमने वीडियोस देखे थे ना, वहाँ से हम थोड़ा नीचे की ओर उतरेंगे। और उसके बाद वो वाटर बॉडी थी, एक वाटर रिजर्वायर, वो देखेंगे। और फिर आगे देखते हैं और क्या करना है। अभी हम रास्ते में जा रहे थे ना, तो मुझे कुछ घर दिखाई दिए उन लोगों के जो भेड़ बकरी को चराते हैं। ये देखो मेरे पीछे कितनी सारी भेड़ है। तो हमने सोचा गाड़ी रोकते हैं और एक बार इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका घर कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, उसके ऊपर बात कर सकें। सामने चल के बात करेंगे। हम लोग दूध गंगा घूमने आए हुए थे। जी सर। आपका नाम क्या? मोहम्मद हुसैन है सर। ठीक है। हुसैन जी, एक चीज़ बताइए, आप भेड़ बकरी चराते हैं? हाँ सर, हम भेड़ चराते हैं। भेड़ 10-15 और पौनी एक है। टूरिस्ट लोग आते हैं, वही हमारा रोज़गार है, तो हम अच्छा। उनको घुमाते करते हैं। तो आप इस घर में रहते हैं? हाँ, इस घर में रहते हैं। तो आप लोग ऐसा करते हैं ना, सर्दियों में नीचे जाते हैं, सर्दियों में नीचे जाते हैं और गर्मियों में ऊपर आते गर्मियों में आ हैं। जाते तो आप ऊपर कभी आए हो? हम आज ही आए। आज ही आए हो? आज ही आए। सही है, आज ही आपसे मुलाकात हो गई। आज ही आए। तो यहाँ पर टोटल ऐसी कितनी हट्स हैं, जैसे आपका घर है इस प्रकार से? इसमें कम से कम 110 हैं? 110। 110? हाँ। मेरे को तो खाली 3 या 4 ही दिखी हैं। नहीं है, नहीं, नीचे तक है। ओहो। तो अपना जैसे एक आपका घर यहाँ है, ऐसा एक नीलांग में भी घर है? नीला में पक्के मकान है। अच्छा। हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे घास है तो अच्छा रहता है। घास है। हाँ। और पहले तो हमारा रोजगार ही यही है। अच्छा, मतलब टूरिस्ट यानी आते हैं। भेड़ का काम भी होगा साथ में, पोनी में टूरिस्ट को भी घुमा दिया साथ साथ। हाँ, तो हमारे लिए स्कूल भी भेजे हैं बच्चों के, हमारे बच्चों हाँ, के लिए। ये भी आपने अच्छा बात बताई। यहाँ बच्चों की पढ़ाई का क्या सुविधा है? वो सीजनल स्कूल खोले गए हैं डोकुम। किस जगह?
ये इधर यूसमर्ग में है, गागड़ में है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रासनाग में है, बहुत सारी जगह हैं। हाँ, यहाँ सीजनल टीचर लगाए गए हैं, वेरी गुड। तो वो बच्चे जाते हैं स्कूल? बच्चे जाते हैं स्कूल, तो वही हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, सही है। बच्चों की पढ़ाई भी आज की डेट में बड़ी ज़रूरी है। तो घर ही आपने यहाँ मिट्टी का बनाया है? मिट्टी का है सर। समझ गए। आइए जी, जूता उतार दे, हाँ, नहीं नहीं, पहन के आ जाए। हाँ पहन के, मिट्टी है। जैसे अंदर अंधेरा है, ये सर। तो आप लोगों ने पीछे की तरफ कोई खिड़की नहीं बनाई हुई जिससे रोशनी आर पार हो जाए? नहीं सर। क्यों? जो पिछला कमरा है उसमें माल मवेशी के लिए है, तो दरवाज़ा अलग से है, किचन का दरवाज़ा अलग से है, तो उसका अलग से रखा है। इस एरिया में जंगली जानवर भी होगा? हाँ, जंगली अच्छा, जानवर। क्योंकि उठा के ना ले जाए, हाँ, उठा के। इस वजह से आपने ऐसा शाम नहीं को किया। खतरा होता है, शाम के 8 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। तो आप लोग भी अवॉइड ही करते हो कि 8 साढ़े 8 के बाद बाहर क्यों जाओ? ना, हम नहीं जाते। नहीं जाते होगे ना? नहीं जाते। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूम्स ऐसा लग रहा है मुझको। हाँ, 2 रूम। एक ये, एक तो ये आप खाना लोग के लिए? पकाते हैं तो सोते हैं एसी में, हाँ, दूसरा वो क्या माल मवेशी की। ये सामने वाला हाँ एक बार देखेंगे? हाँ, देख सकते हैं। दिखाइए ना। ये इसकी हालत थोड़ी बुरी होगी, गोबर वोबर का। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। ये अपने अपने वार्ड बनाए हैं, उसमें गाय है, उसमें पोनी रहेगा, हाँ। वो बिछड़ा, और यहाँ पर बेड? घास बेड रहेगी। अच्छा जी। ऊपर आपका लकड़ी का मकान? लकड़ी का है, और लकड़ी के ऊपर मिट्टी। तो अगर बरसात हो जाए तो पानी अंदर नहीं? इसमें वो पॉलिथीन कागज है ना, वही डालते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, समझ गए। तो पानी नहीं आता था। सही है। थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। इस तरफ क्या है? ये दूसरे भाई का है। अच्छा। हाँ, हुसैन जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका ओवरऑल जो रहन सहन है और जो रोज़मर्रा का जीवन है तो कठिन है ना, क्योंकि आज हम तो ऐसे टूरिस्ट आते हैं, 2-4 घंटे रुक के चले जाते हैं, लेकिन जो आदमी यहाँ रह रहा है इस कठिन परिस्थिति में, उसके लिए तो कठिनाई है ही है। बताइए आपको। हाँ, नहीं वो तो देखो किसी को भी पता चलेगा कि मौसम बदलता है हाँ, और सुविधाएं यहाँ पर वो नहीं मिलेंगी जो एक शहर के अंदर मिल जाएंगी। वो तो सही बात है। और ऊपर से आप लोग का रोज़गार भेड़ और साथ में टूरिस्ट जो आ रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, एटलीस्ट मेहनत करके अपना रोज़गार कमा रहे हो, ये एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और वैसे हम जिस जगह अभी खड़े हैं ना, यहाँ से चलने से पहले आप मीडोज़ का व्यू देख लो, कितना मस्त लग रहा है ना। और अभी समय का पता भी नहीं चला और ऑलमोस्ट 5:45 का टाइम हो गया है। बहुत बढ़िया, चलो इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। वाटर रिजर्वायर देखने के लिए रुक गए। देखो सामने कितना बड़ा रिजर्वायर है। रिजर्वायर के पास नहीं जा सकते क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना चारों तरफ जंगला लगा हुआ है कि कोई रिजर्वायर तक ना जा सके। हाँ, ये है कि जैसे हम थोड़ा सा हाइट से देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, किसी को और ज़्यादा हाइट से देख रहा है, थोड़ा सा जहाँ वो गाड़ी जा रही है ना वहाँ से देखो तो और अच्छा लगेगा। ये पानी जो नीचे से जा रहा है ना, इसका सोर्स स्ट्रीम वाटर है। सही है, यूसमर्ग टूर हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया है, मतलब हमने अच्छा खासा एंजॉय किया। अब यहाँ से हम चल रहे हैं और जा रहे हैं 15 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और चरार शरीफ दरगाह आती है यहाँ से 15-16 किलोमीटर डिस्टेंस पर। दरगाह विज़िट करेंगे, फिर आगे हम श्रीनगर को निकलेंगे। यूसमर्ग से लगभग आधे घंटे का सफ़र करके अभी हम चरार शरीफ दरगाह तक पहुंच चुके हैं। हमें आए हुए यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। जैसे मैं दरगाह के अंदर आया तो मेरी मुलाकात मौलवी साहब से हुई, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि हमें इस दरगाह की हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। असल में आप लोग इस वक्त कश्मीर के एक सबसे बड़ी दरगाह में मौजूद हैं। आप लोग हिस्टोरिकली मैं बात करता हूँ, हमारी कश्मीर में 6 बहुत बड़ी ज़ियारतें हैं जिनको हम बुकजात कहते हैं। जैसे हज़रत बल है,
दस्तगीर साहब की ज़ियारत है, नक्शबंद साहब की ज़ियारत है, मुकदम साहब की ज़ियारत है। खानकाह मौल्ला है जो हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूल है। और उसके बाद चरारी शरीफ है। जहाँ तक इस दरगाह का ताल्लुक़ है, हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरे कश्मीर में क्या पूरे मुल्क में इनके बड़े चर्चे हैं। इनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर में। आप अगर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कश्मीर के चप्पे चप्पे पर इन्होंने सफ़र किया है। दर दर ये घूमे हैं, घर घर ये घूमे हैं। और मकसद क्या था? इनकी तालीमात इंसानियत पर मुश्तमिल है। इन्होंने हमेशा इंसानियत का सबक दिया है। और खुदा शनासी जिसको हम बोलते हैं, खुदा शनासी, तो उस बारे में इनके बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस्लाम के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, अदल के हवाले से, रहम करम के हवाले से, और आपसी मेल मिलाप और वो भाईचारा जो है उस हवाले से अगर हम बात करें तो हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्मीर में जितने भी सेक्ट्स थे, हमारे इस कश्मीर में जितने भी सोशल सेक्ट्स थे, तो उनको एक साथ करने में और उनको भाई भाई जैसा बनाने में इनका बहुत ही रोल है। इनके जो तालीमात है वो इंसानियत पर मुबन्नी है। आज इन आफ्टरनून में यूसमर्ग में मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत सारे अपने मैसेजेस शायरी के अंदाज में भी दिए। नहीं, ये तो कश्मीर के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। और इनकी शायरी जो है वो रिवायत से हट के है। और उनकी शायरी उसमें कश्मीरी भी है, उसमें अरबिक भी है, संस्कृत भी है। क्योंकि इनका जो दौर था उसमें ज़्यादातर यहाँ जो राइजुल वक्त जो तालीमी निज़ाम था उसमें संस्कृत का बड़ा दबदबा था। तो यही वजह है कि इनकी शायरी में संस्कृत का भी छाप है। आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारे धागे बंधे हुए आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या है, हर कोई अपनी तमन्ना अपनी आरज़ू लेके जाता है, फिर धागा बांधता है। जब तमन्ना पूरी हो जाती है तो फिर वो धागा खोला जाता है। आपका धन्यवाद, आपने समय भी दिया और हमें एकदम समरी के तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। शुक्रिया। अभी हम चरारे शरीफ दरगाह से निकल रहे हैं। इस समय 9:15 बजे का टाइम है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। श्रीनगर से हम लगभग 32-33 किलोमीटर अभी दूर है। तो मैं आपको ना यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। आज का एपिसोड भी हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अब श्रीनगर चश्मे-शाही पहुँच जाएंगे। आज का नाइट से हमारा श्रीनगर में रहेगा। अब हमारी जर्नी के ना आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं। तो शाम को बैठ के, मतलब पहुँचने के बाद बैठ के प्लान आउट करते हैं कि कल और परसों हम कहाँ कहाँ जाके क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।